नमस्कार, मैं हूं हितेश व्यास। हम समय के एक ऐसे मोड़ पर आपसे मुखातिब हैं जहां छत्तीसगढ़ नए जनादेश का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। सरकारें आती हैं, सरकारें बदलती हैं और समय के साथ अपनी कई निशानियां छोड़ जाती हैं। आज हम 23 साल के युवा छत्तीसगढ़ और यहां बनी तमाम अब तक की सरकारों के उदय और अवसान के दिलचस्प सफर पर आपको ले चल रहे हैं। उम्मीदों की घाटियों से उठती रही आवाजें, समय के पहाड़ पर छाया रहा धुंधल का, लंबी अनदेखी से पिछड़ता गया कारवां। तब संवेद गूंजा एक स्वर, हमर माटी मा हमर राज, हमर छत्तीसगढ़। धरने हुए, आंदोलन चला, छत्तीसगढ़िया मनखे की पुकार आखिर कब तक अनसुनी की जाती। छत्तीसगढ़ को अपना राज चलाने का हक है। पहले मध्य प्रदेश विधानसभा ने पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण पर अपनी मुहर लगाई, फिर संसद ने हामी भरी और वो ऐतिहासिक पल आया जब भोपाल में छत्तीसगढ़िया विधायकों की विधिवत विदाई हुई। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे। हमें इस बात की खुशी है कि छत्तीसगढ़ राज्य बन रहा है। मेरे छत्तीसगढ़ की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे छत्तीसगढ़ की धरती। इस तरह बरसों की प्रतीक्षा के बाद साकार हुआ छत्तीसगढ़ के अलग राज्य का सपना। छत्तीसगढ़ राज्य का जन्म बस होने ही वाला था कि यह भी तय हो गया कि रायपुर छत्तीसगढ़ की नई राजधानी बनने जा रही है। और इस वक्त जहां हम खड़े हैं, पहुना विश्राम गृह के नाम से इसे आज जाना जाता है, लेकिन तब इसे सीएम हाउस के लिए आरक्षित किया गया था। और यही वजह है कि कांग्रेस के तमाम नेताओं का जमावड़ा यहां पर लगा। प्रभा राव, गुलाम नबी आजाद यहां पर ऑब्जर्वर बनाकर बुलाए गए और शुक्ल बंधुओं के गढ़ में शुरू हुई सीएम के चेहरे की तलाश। सच्चाई तो यह है कि जब मुख्यमंत्री पद का चुनाव होना था तो बड़ा विवाद हुआ था और पर्दे के पीछे की राजनीति बहुत तेज हो गई थी। माना यह जा रहा था उस समय कि विद्याचरण शुक्ला बहुमत के साथ में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद की कमान संभालेंगे, लेकिन ऐन वक्त पे कुछ राजनीति हुई और अर्जुन सिंह की मदद से अजीत जोगी मुख्यमंत्री बने। अटल सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य बना दिया। उस वक्त अविभाजित मध्य प्रदेश में दिग्विजय सरकार सत्तासीन थी। ये तो तय था कि छत्तीसगढ़ में सरकार तो कांग्रेस की बनेगी तब, लेकिन ये तय नहीं था मुख्यमंत्री कौन होगा। इस कतार में विद्याचरण शुक्ल, श्यामाचरण शुक्ल जैसे वजनदार नाम तो थे ही, साथ ही सत्यनारायण शर्मा, महेंद्र कर्मा, अरविंद नेताम जैसे तमाम नेताओं के नाम भी चर्चा में थे। लेकिन सबको चौंकाते हुए कांग्रेस आलाकमान ने जिस नाम को सीएम के लिए चुना वो था अजीत प्रमोद जोगी का। तो दिग्विजय सिंह जो हैं, विद्याचरण के लोगों की बदसलूकी झेलते हुए भी उन्होंने यहाँ जोगी को शपथ दिलवाई और चले गए वो। तो जोगी जो मुख्यमंत्री बने, उनके साथ कोई विधायक नहीं थे। 2-4 विधायक शायद रहे हों तो रहे हों, वो खुद भी विधायक नहीं थे। 2000 का वो दिन ऐसा था जब जोगी की शपथ ग्रहण हुई। उस दिन वो कुछ भी नहीं थे यहाँ छत्तीसगढ़ में, लेकिन सोनिया गांधी के बनाए हुए वो बने। बहुत साफ बात है ये, इसमें कुछ भी नहीं है। मैं अजीत प्रमोद कुमार जोगी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। छत्तीसगढ़ राज्य बनते ही कांग्रेस की सियासी तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी थी। शुक्ल बंधुओं के दबदबे पर मुख्यमंत्री अजीत जोगी का रसूख हावी था। मुझे याद है कि ये खबरें भी छपी थी अखबारों में कि उस समय अजीत जोगी के पास मुश्किल से 3 या 4 विधायक थे जो उनके समर्थन में थे, लेकिन चूंकि हाईकमान की ओर से निर्देश मिला था, इसलिए ये जो विधायक दल की बैठक में केवल औपचारिकता पूर्ण करनी थी और औपचारिकता पूर्व ही, क्योंकि वहाँ से संदेश आ गया था कि अजीत जोगी को मुख्यमंत्री बनाना है। तो जाहिर सी बात है कि जब उस पहले भी और अभी भी होता यही है, विधायक दल की जो बैठक होती है वो तो केवल एक फॉर्मेलिटी होती है, औपचारिकता होती है, संदेश ऊपर से ही आता है। तो उस समय भी ऊपर से ही संदेश आया और अजीत जोगी को चुना गया।
तो निश्चित रूप से ये बड़ी घटना थी और इसकी वजह से ये हम कह सकते हैं कि इसके बाद से शुक्ल बंधुओं का जो अवसान जो है राजनीति में शुरू हो गया और वो आखिरी में आके खत्म हुआ। ये कुछ ऐसा था जो प्रदेश कांग्रेस की सियासत में बिखराव के बीज बोने वाला था। हम सरकार बनने की दास्तान आपको बता रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच दो घटनाओं का जिक्र करना जरूरी है जो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में हुई। सत्ता के राजपथ में रायपुर ने एंट्री लेते ही दो सियासी किस्से दर्ज कर लिए। एक किस्सा सीएम के चयन के लिए पहुंचे अविभाजित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि अजीत जोगी को सीएम बनाए जाने के फैसले से स्वर्गीय विद्याचरण शुक्ल बेहद नाराज हो गए, तो उन्हें मनाने के लिए उनके बंगले पहुंचे दिग्गी राजा। वहीं पर विद्याचरण शुक्ल के आक्रोशित समर्थकों ने न केवल दिग्गी से झूमा झटकी की, बल्कि उनका कुर्ता भी फाड़ दिया। दूसरा किस्सा बीजेपी में नेता प्रतिपक्ष के चयन को लेकर है। बीजेपी के तत्कालीन महासचिव और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये जिम्मेदारी मिली कि वो नेता प्रतिपक्ष का चेहरा चुने। जब वो इसके लिए रायपुर पहुंचे तो उन्हें भी बीजेपी के एक गुट का कोपभाजन बनना पड़ा। अजीत जोगी के सीएम बनने से छत्तीसगढ़ कांग्रेस में सत्ता के समीकरण तो बदले ही, लेकिन उन्होंने विपक्ष में बैठी बीजेपी को भी कभी चैन से बैठने नहीं दिया और उसे एक ऐसी गहरी चोट दी जिसकी टीस आज भी गई नहीं है। देखिए, ऐसा है, जब राज्य बना तब संख्या बल के हिसाब से कांग्रेस की सरकार बननी थी और कांग्रेस में सीएम चयन को लेकर जो प्रक्रिया हुई वो तो अपनी जगह है, पर नेता प्रतिपक्ष के लिए जो है बीजेपी कार्यालय में बैठक चल रही थी। उसमें ऐसा माना जा रहा था कि बृजमोहन अग्रवाल नेता प्रतिपक्ष बनेंगे। उनके समर्थक नीचे फूल माला गुलाल वगैरह लेकर बैठे हुए थे और इस भी सूचना आई कि नंद कुमार साय को नेता प्रतिपक्ष बनाया जा रहा है। तो जो नीचे खड़े थे बृजमोहन समर्थक कार्यकर्ता, वो लोग नाराज़ हो गए और उन लोगों ने अपनी नाराज़गी को बीजेपी कार्यालय पर उतारा और उन लोगों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। कुछ लोगों के साथ उनकी बातचीत हुई, उसके बाद वो माहौल और बिगड़ गया और उन्होंने कुछ गाड़ियों में आग भी लगाई और कांच तोड़ डाला। असल में ये था कि विधायकों का समर्थन बृजमोहन अग्रवाल के साथ था, ऐसा कहा जाता है, और उस समर्थन के विपरीत जब फैसला आया तो कार्यकर्ताओं में नाराजगी जो है वो गुस्से के रूप में सामने आई। छत्तीसगढ़ की पहली सरकार के गठन के वक्त कांग्रेस के पास 48 विधायक थे, जबकि बीजेपी 36 सीटों पर काबिज थी। कांग्रेस पूर्ण बहुमत में थी। तब ऐसा कहा जाता है कि गुटों में बटे विधायकों में सीएम जोगी के समर्थक कम थे। ऐसे में वो किसी धमाके की फिराक में थे। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पहला सियासी धमाका जो हुआ, उसके सूत्रधार अजीत जोगी ही थे। उन्होंने रातों रात बीजेपी में सेंधमारी की और एक झटके में उसके 12 विधायकों को अपने खेमे में ला खड़ा किया। यही नहीं, अपना विधानसभा उपचुनाव भी उस सीट से लड़ा जहां बीजेपी ने चुनाव जीता था। दरअसल मरवाही से बीजेपी विधायक थे रामदयाल उइके। वो भी उन 12 विधायकों में शामिल थे जो कांग्रेस में शामिल हुए। मरवाही की सीट से जोगी ने चुनाव लड़ा और जीते। तब से अजीत जोगी मरवाही में अजेय बने रहे। तो भाजपा विधायक दल में 36 लोग थे। 36 में से 12 लोगों को जोगी ने एक किस्म से खरीद कर उनको कांग्रेस प्रवेश करवाया उनका, और उसमें से कुछ लोगों को मंत्री बनाया, कुछ लोगों को और लाल बत्ती की कोई कुर्सियां दी। उनको कहा कि सबको टिकट देंगे। 12 में से 10 को उन्होंने टिकट दी भी, जिसमें से कुल 2 जीत पाए। यानी जो लोग भाजपा छोड़कर कांग्रेस में गए थे उनका करियर कांग्रेस सरकार का वो टर्म खत्म होने के साथ खत्म हो गया। 12 में से 10 का टर्म खत्म हो गया। इस राजनीति ने बीजेपी को भी भीतर तक हिला दिया था। साल 2003 आते आते छत्तीसगढ़ एक और चुनाव के मुहाने पर खड़ा था। अजीत जोगी आत्मविश्वास से पूरी तरह से लबरेज थे, तो भारतीय जनता पार्टी भी समीकरणों को समझ रही थी। लखीराम अग्रवाल दिल्ली की दौड़ लगा रहे थे। दिलीप सिंह जुदेव ने अपनी मूंछों को दांव पर लगा दिया था और तभी प्रदेश में एक और सियासी धमाका हुआ और इस बार भी बम बीजेपी के खेमे में ही फूटा। दरअसल जुदेव का एक स्टिंग वीडियो नेशनल मीडिया की सुर्खियां बटोर रहा था। उस वक्त जुदेव केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य थे। दिलीप सिंह जुदेव जो है एक बहुत ही दमदार नेता और मास लीडर थे। उनके साथ भीड़ थी, उनके साथ कार्यकर्ता थे। उनके नाम से बीजेपी में काफ़ी कंपन होती थी। वो एक प्रकार से राजनीति को ड्राइव करते थे। तो उनके
लिए स्वाभाविक रूप से वो सीएम के दावेदार थे। उन्होंने अपनी मूछें भी दांव पे लगाई हुई थी कि मैं अगर बीजेपी की सरकार नहीं बना पाया तो अपनी मूछें मुड़ा दूंगा, ऐसा करके उन्होंने एक शर्त भी सामने कर दी थी। और ऐसा कहा जाता है कि वो एक षड्यंत्र के तहत उनको उस कांड में फंसाया गया था। पैसा खुदा तो नहीं पर खुदा से कम भी नहीं, वो एक उनका जो चर्चित डायलॉग था वो उसकी वजह से उनकी लोकप्रियता में थोड़ी सी गिरावट आई। और ये भी कहा गया कि नैतिकता के नाते उनका नाम जो है मुख्यमंत्री पद की रेस से बाहर हो गया। लेकिन ऐसा नहीं था कि रमन सिंह का भाग्य उनकी वजह से खुला है। रमन सिंह ने केंद्रीय मंत्री का पद त्याग कर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की कुर्सी संभाली थी और उन्होंने वहां सत्ता छोड़कर संगठन में काम करना स्वीकार किया था। तो यह कहना उचित नहीं होगा कि सीडी कांड की वजह से, उस जुदेव जी के सीडी कांड की वजह से रमन सिंह का भाग्य खुला है। रमन सिंह ने एक प्रकार से बड़ा रिस्क लिया था, केंद्रीय मंत्री का पद छोड़कर संगठन को संभालने और प्रदेश में चुनाव लड़ने की ताकत उन्होंने दिखाई थी। 2003 का चुनाव दोनों ही दलों ने बड़ी शिद्दत से लड़ा। विद्याचरण शुक्ल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का दामन थाम चुके थे और जिसके चलते चुनाव त्रिकोणीय हो गया और नतीजा भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला और जोगी के हाथ से सत्ता चली गई। मुख्यमंत्री के रूप में अजीत जोगी का कार्यकाल महज 3 साल का था, लेकिन उनके विजन, उनकी दूरदर्शिता, प्रशासन पर उनकी पकड़ और एक मुख्यमंत्री के रूप में उनकी देशव्यापी पहचान उन्हें सबसे अलग खड़ा करती है। बहुत सारे मोर्चे, वो शौकीन थे इसके, बहुत ही हाई वोल्टेज पॉलिटिक्स करते थे। मैंने उस वक्त 2003 के चुनावी नतीजे के बाद देश की किसी एक मैगजीन में लिखा था कि अगर एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए हाईवे भी बना हुआ है अच्छा, तो भी जोगी मानो बिजली के तारों से लटक के जाएंगे। उनको हाई वोल्टेज पॉलिटिक्स पसंद थी, तो वो सीधे सीधे काम नहीं करते थे। वो अजीत जोगी की विदाई के साथ ही भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री की दौड़ शुरू हो गई। स्टिंग कांड में फंसने के बाद दिलीप सिंह जुदेव मुख्यमंत्री की दौड़ से बाहर हो चुके थे। लखीराम अग्रवाल नंद कुमार साय को रोकना चाहते थे और इसी खींचतान के बीच भारतीय जनता पार्टी में एक चेहरा नक्षत्र बली के रूप में उभरा, जिसने 15 साल तक छत्तीसगढ़ में शासन किया, और ये थे डॉक्टर रमन सिंह। रमन सिंह मुख्यमंत्री बन सकते हैं, इसकी कल्पना भी लोगों ने नहीं की थी। वो विधायक रहे, सांसद रहे और मुख्यमंत्री बनने से पहले केंद्र में मंत्री भी रहे। फिर बीजेपी की कमान संभालने रायपुर लौटे। साय मरवाही में जोगी से हार गए और रमन सिंह सीएम बन गए। मैं डॉक्टर रमन सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं। भय, भूख और भ्रष्टाचार की मुक्ति के नारे के साथ सत्ता में आई थी बीजेपी। रमन सिंह के सामने पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री के रूप में कई चुनौतियां थी। नक्सल हिंसा का उभार, बढ़ता पलायन और बुनियादी विकास के लिए संसाधनों की कमी। विशेषकर नक्सल हमलों ने मुख्यमंत्री के रूप में रमन सिंह की अग्नि परीक्षा ली, पर नएपन की शुरुआती हिचक के बाद रमन सिंह आगे बढ़े और फिर बढ़ते ही गए। सलवा जुड़ूम समर्थक जो लगातार अंदर गांव में जाकर के लोगों को चिन्हांकित कर रहे थे कि कौन नक्सल समर्थक है, कौन नक्सल विरोधी है, ऐसे लोगों को सुरक्षा देने के लिए शासन प्रशासन ने कैंपों की स्थापना की थी। और एर्राबोर कैंप जो है वो उस दौरान काफ़ी चर्चित कैंप था। लेकिन जिस प्रकार से नक्सल समर्थकों के खिलाफ सलवा जुड़ूम के लोगों ने एक मुहिम चला रखी थी, नक्सली उससे काफ़ी ज़्यादा उत्तेजित थे और नक्सल समर्थकों ने 2006-07 में एर्राबोर कैंप में जिस प्रकार से हमला किया, इतना विभत्स घटनाक्रम था, इतना विभत्स कांड था कि उन्होंने 3 से 4 घंटे तक लगातार उस कैंप को घेर करके लोगों के यहाँ आक्रमण किया। और न सिर्फ आक्रमण किया बल्कि लोगों को दौड़ा दौड़ा करके मारा। इस घटना ने पूरे जनमानस को झकझोर करके रख दिया। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के साथ ही नई राजधानी को लेकर योजनाएं बनने लगी थी। पहले मुख्यमंत्री के रूप में सीएम जोगी ने इसका ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया था, पर 2003 में जब रमन सिंह सत्ता में आए तो उन्होंने नए सिरे से नई राजधानी परियोजना को आकार दिया। नवा रायपुर की नींव उन्होंने ही रखी और उनके प्रमुख अवदानों में इस विश्व स्तरीय शहर की भी गिनती होती है। रमन राज के 5 साल बीत चुके थे। छत्तीसगढ़ एक और चुनाव के मुहाने पर खड़ा था। साल था 2008।
एक बार फिर से अजीत जोगी के नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव लड़ने को तैयार थी और सामने थे डॉक्टर रमन सिंह और उनकी पार्टी बीजेपी। 2003 में बीजेपी ने जीत का जो अध्याय शुरू किया था वो 2008 में भी जारी रखा। इस बार भी सरकार बस्तर को साधने में लगी थी, क्योंकि कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में वही राज करता है जो बस्तर जीतता है। अब तक डॉक्टर रमन ने अपनी छवि चाउर वाले बाबा की बना ली थी, लेकिन नक्सली वारदातें पीछा छोड़ नहीं रही थी। अजीत जोगी की कांग्रेस पर अब तक पूरी पकड़ कायम थी। महेंद्र कर्मा, चरणदास महंत, धनेन्द्र साहू, सत्यनारायण शर्मा प्रदेश के पटल पर कांग्रेस के बड़े नेताओं में शुमार थे। 2008 में करीबी फाइट के बावजूद रमन सरकार वोट परसेंट बढ़ाकर जीत गई। इस तरह दूसरी बार रमन सिंह के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में सिंहासन पर काबिज हुई। मैं डॉक्टर रमन सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ। कहा जाता है कि चाउर वाले बाबा के रूप में रमन सिंह की ख्याति ने ही उन्हें दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाने में अहम भूमिका निभाई। और सुप्रीम कोर्ट कमिश्नर के प्रिंसिपल एडवाइजर थे विराज पटनायक। वो छत्तीसगढ़ आते रहते थे, यहाँ हमारे जैसे उनके बहुत से दोस्त थे। उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार की, रमन सिंह सरकार की पूरी खाद्य नीति को उन्होंने तय किया था। विराज पटनायक ने, वो पॉलिटिक्स से दूर थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एजेंडा था उनके पास कि पीडीएस अच्छा रहना चाहिए, पोषण आहार अच्छा रहना चाहिए। उन्होंने यहाँ सलाह दी सरकार को, सरकार के लोगों ने माना उनकी बात को, और छत्तीसगढ़ जो है पूरे देश में पीडीएस के मामले में बेस्ट स्टेट हो गया था। तो ये एक बड़ी वजह थी कि 2008 और 2013 इन दोनों चुनावों में रमन सिंह दोबारा लौट के आए। दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद रमन सिंह ने पार्टी के अंदर अपनी स्थिति मजबूत कर ली। उनके प्रतिद्वंद्वियों का वर्चस्व घटता गया और उनका कद बढ़ता गया। अब वो सत्ता और संगठन दोनों ही जगह अपने तरीके से फैसले लेने की स्थिति में थे। सीएम रमन ने अपने दूसरे कार्यकाल में पीडीएस के साथ रोजगार परक शिक्षा को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया, लेकिन नक्सल हिंसा को रोकने में उनकी नाकामी विपक्ष को बार बार हमले का मौका देती रही। 2013 चुनावी साल था। दोनों दल चुनावी तैयारियों में जुटे हुए थे। कांग्रेस प्रदेश भर में परिवर्तन रैली निकाल रही थी। इसी दौरान नक्सल हिंसा का सबसे खतरनाक चेहरा दुनिया ने देखा। 23 मई 2013 को बस्तर की झीरम घाटी से होकर जब परिवर्तन रैली गुजर रही थी, उसी दौरान नक्सलियों ने एम्बुश लगाकर काफिले पर हमला बोल दिया। इस हमले में विद्याचरण शुक्ल, महेंद्र कर्मा और नंद कुमार पटेल समेत 3 दर्जन नेताओं और सुरक्षा जवानों ने अपनी जान गंवा दी। इस हमले ने बीजेपी को चुनाव में भले ही क्षति न पहुंचाई, पर सियासी पंडित इसको रमन सिंह के कार्यकाल के एक दागदार घटनाक्रम के रूप में देखते हैं। रही सही कसर नक्सलियों ने झीरम कांड में पूरी कर दी। 2013 में जब उन्होंने कांग्रेस के काफिले पर दरभा घाटी में हमला किया, तो उस घटना ने पूरे देश के राजनीतिक क्षेत्र को अचंभित कर दिया और कहीं ना कहीं नक्सलियों के खिलाफ जो लेफ्ट विंग या कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी एक तबका था जो नक्सलियों को किसी न किसी रूप में मतलब उनके प्रति सहानुभूति रखता था, वो सहानुभूति भी नक्सलियों ने खो दी। इस घटना ने नक्सलियों के प्रति रही सही कसर भी पूरी कर दी और उस घटना के बाद मुझे लगता है कि एक राजनीतिक सहमति सी बन गई कि नक्सलियों की इस हिंसा को अब कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। एक तरफ बीजेपी दूसरी बार छत्तीसगढ़ में विजयी हुई, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि तो वहीं केंद्र में 10 साल की यूपीए सरकार का पराभव हो चुका था और एक नए नायक के रूप में नरेंद्र मोदी उभर रहे थे। साल 2013 रमन सिंह की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से मैदान में थी। मुकाबला इस बार कांटे का था। कांग्रेस पार्टी को बड़ी उम्मीद थी, लेकिन जब नतीजे आए तो महज 0.75% के अंतर से कांग्रेस पीछे रह गई और चुनाव हार गई। देश में एक तरफ मोदी उभर रहे थे
तो दूसरी तरफ डॉक्टर रमन एक और चुनाव की तैयारी में व्यस्त थे। लेकिन इस बार उनकी राह थोड़ी मुश्किल दिख रही थी। पार्टी के अंदर उनके खिलाफ आवाजें उठने लगी थी। इधर झीरम हमले में नंद कुमार पटेल की मौत के बाद एक बार फिर कांग्रेस की कमान जोगी के हाथों में दिख रही थी। हालांकि चरणदास महंत को हाईकमान ने मुखिया के रूप में नियुक्त किया था। विशेषज्ञ ये मान रहे थे कि परिवर्तन रैली पर हमले से जो रोष और शोक उभरा, उसका सियासी लाभ कांग्रेस को मिलेगा। लेकिन नजदीकी मुकाबले के बावजूद जीत बीजेपी की ही हुई। वो 49 सीटों के साथ सत्ता पर काबिज हुई। केंद्र में बीजेपी के उभार के बाद रमन सिंह की राजनीति पर भी इसका असर पड़ा। दिल्ली के ताकतवर होने से उनकी ताकत कम होने लगी। पार्टी के कई नेता रमन सिंह के विरोध में नजर आने लगे, पर बीजेपी के रिकॉर्डधारी मुख्यमंत्री के रूप में उनकी पहचान बनी रही। रमन राज में करप्शन के कई आरोप लगे, पर उनकी इमेज फिर भी एक समावेशी नेता के तौर पर मजबूत थी। साल 2018 फिर चुनाव का साल और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से रमन सिंह की अगुवाई में तैयार थी। लेकिन इस बार मुकाबला था कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल से। 2014 में अंतागढ़ सीडी कांड की आंच ने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के दामन पर एक और दाग लगा दिया था। कांग्रेस में उनके खिलाफ माहौल बनने लगा था। पार्टी अध्यक्ष के रूप में भूपेश बघेल उनके मुखर विरोधी बन गए थे। आखिर बिगड़ते माहौल को भांपकर जोगी ने कांग्रेस छोड़ दी और नई पार्टी का ऐलान कर दिया। ये वक्त था 2016 का। जब 2018 का चुनाव आया तो छत्तीसगढ़ में पहली बार 3 दल मुकाबले में नजर आ रहे थे। कांग्रेस इस बार बेहतर तैयारियों के साथ मैदान पर थी। घोषणा पत्र को उसने अपना प्रमुख हथियार बनाया। बिजली बिल हाफ और कृषि कर्ज माफ के वादे ने जादू की तरह असर किया। नतीजा, जनता ने परिवर्तन का बिगुल बजा दिया। प्रचंड बहुमत से कांग्रेस विजयी रही। जोगी कांग्रेस ने पहले ही चुनाव में 8 सीटों के साथ खाता खोला और बीजेपी हार गई। इसके साथ ही 15 साल के रमन राज का सूरज अस्त हो गया। अब छत्तीसगढ़ का सिंहासन नई सरकार और नए नेतृत्व की प्रतीक्षा करने लगा। अंतागढ़ टेप कांड का जहां तक सवाल है, तो इस कांड की वजह से कांग्रेस के साथ जो उनकी विश्वास की डोर है वो निश्चित रूप से कमजोर हुई और वो विवादों की वजह से उन्हें अंततः ऐसी स्थिति बनी कि धीरे धीरे वो परिस्थितियों के कारण से वो कांग्रेस से फिर बाहर हुए। सत्ता में परिवर्तन के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की पहली निर्वाचित सरकार बन चुकी थी। कांग्रेस को इसके लिए 15 साल इंतजार करना पड़ा और अब बारी थी मुख्यमंत्री के चयन की और इसके लिए सारी निगाहें दिल्ली में टिकी थी। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये जंग रायपुर से लेकर दिल्ली तक लड़ी गई और जो चेहरा विजेता बनकर उभरा वो था भूपेश बघेल का, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। मैं भूपेश बघेल ईश्वर की शपथ लेता हूं। 5 साल के सफर के बाद 2023 में एक और चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी सामने हुई। इस बार दोनों ही दल लोक लुभावन घोषणा पत्रों के जरिए एक दूसरे को मात देने की कोशिश में नजर आए। सरकार बनाओ और फिर से कर्जा माफ पाओ। इस बार भी भूपेश बघेल ही कांग्रेस के प्रमुख चेहरा रहे, तो दूसरी ओर बीजेपी ने केंद्रीय नेताओं के बूते किला लड़ाने का प्रयत्न किया। आओ नहीं सही वो बदल के रही वो। पार्टी पर गहरी पकड़ रखने वाले भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री के रूप में अपनी जो पहचान बनाई, उसमें एक ठेठ छत्तीसगढ़िया नेता का चेहरा उभरा। शासन का जो मॉडल उन्होंने तैयार किया, उसमें कल्याणकारी योजनाएं तो हैं ही, साथ ही नरवा, घुरवा, गरुआ, बारी, धान, किसान, बोनस, राम, धान और छत्तीसगढ़िया संस्कृति को अपनी धूरी बनाई। इस तरह बन गए जनता के कका और भरे मंचों से बेखटके ये कहने से गुरेज नहीं किया कि कका अभी जिंदा है। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि छत्तीसगढ़ियावाद पूरी तरह चुनाव से गायब नहीं हुआ है। शहरी सीटों में जरूर उसका असर कम हुआ है, ग्रामीण सीटों में उसका असर अपने ढंग से देखने को मिला है और ग्रामीण सीटों पर बहुत सारे स्थानों पर ऐसा भी हुआ है कि लोगों ने छत्तीसगढ़ियावाद को ध्यान में रखकर वोटिंग की है। हम लोगों ने जब उसका सर्वे किया है मतदान के दिन, तो उस दिन भी ये बात आ रही थी कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बढ़ावा मिला है, तो हम उसको सपोर्ट करते हैं। 2023 के नतीजे आने अभी बाकी हैं। कांग्रेस किसानों के भरोसे मैदान में थी, तो महिलाओं के दम पर भारतीय जनता पार्टी ताल ठोक रही थी। पिक्चर अभी बाकी है,
इस वक्त आप मेरे पीछे ये जो इमारत दिख रहे हैं, निर्माणाधीन इमारत है नए मुख्यमंत्री आवास की। यानी कि जब 3 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे उसके बाद ही ये तय होगा कि इस नए मुख्यमंत्री आवास में किस दल का मुख्यमंत्री आने वाला है, कांग्रेस का या बीजेपी का।